ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। शाम तकरीबन ढल ही चुकी थी और सूरज डूबने के करीब था। सुल्तान ने आग जलाई थी और वहीं से पकड़ा एक खरगोश नुमा जानवर साफ करके आग पर लटका दिया था। अभी वो इसके पक जाने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उसने आसमान की जानिब देखा और सद्दिक दिल से अल्लाह से मदद तलब की और फिर से सामने जलते हुए जानवर पर नज़रें डाल दीं। जहन इसका मुख्तलिफ सोचों की आमाजगा बना हुआ था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से उन कज़्ज़ाक़ों का खौफ अलहदा दिमाग पर सवार हो चला था। अगर वो उन लोगों के हाथ लग जाता तो अपने असल मिशन से हट जाता। बिगाड़ वो इसका कुछ भी नहीं सकते थे, लेकिन जिस काम को वो जल्दी अंजाम देना चाह रहा था वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाता। अचानक सुल्तान के सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजने लगी तो उसने जेब से उसे निकालते हुए कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगा लिया। तुमको कैसे पता कि हम आपको देख रहे हैं? ऊपर देख रहे थे तो बंदा स्माइल ही कर देता है, तैमूर चहकते हुए बोला। तो सुल्तान हैरानी से आसपास देखने लगा और फिर उसे कुछ ही वक्त लगा सारी बात को समझने में। अबे तुम लोगों ने सैटेलाइट तो इस्तेमाल नहीं की, सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, अभी इतने सुल्तान गोल्डन नहीं बने हम। वो तो बिलाल ने मासूमाना हरकत करते हुए यहाँ का ही सिस्टम हैक किया और तेरी लोकेशन का लाइव टेलीकास्ट देख लिया। अब हमें बेहतर अंदाज़ा है कि तू किधर पड़ा हुआ है और हम बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बोट पर आए तो देर हो जाएगी, इसीलिए सोच रहे हैं कि जहाज़ पकड़कर ही सीधा उधर आ जाएं। तैमूर ने सुल्तान को तफसीलात से आगाह किया तो वो मुतमईन हो गया। यार एक चीज़ तो देखो, अगर देख सकते हो, जहां मेरा जहाज़ गिरा था मैंने वहां कुछ मशकूक लोग देखे हैं। जैसे सहराई कज़्ज़ाक़ होते हैं वो लोग ऐसे ही थे। तुम लोग देखो आसपास कोई मशकूक ठिकाना जो तुम्हें नज़र आ जाए। वो लोग जहाज़ का मलबा देखकर वापस चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो दोबारा आएंगे क्योंकि रेत का तूफान चल पड़ा था। सुल्तान ने तफसीली बात की तो तैमूर उसे ओके का सिग्नल देते हुए कॉल काट गया। सुल्तान के पास अब इंतज़ार के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए गोश्त खाते ही उसने पेट पूजा की और पानी पीकर वहीं रेत पर लेट गया। इसके जहन में मुख्तलिफ खदशात सर उठा रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा ये था कि अगर डेविड वगैरह भी इन्हीं लोगों के हथे चढ़ गए तो उनका क्या बनेगा, और सबसे बढ़कर इसकी इनाया के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। जितना इनाया इसकी दस्तरस से दूर होती जा रही थी उतनी ही इसकी मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी। अचानक ही ये ख्याल आ जाने से सुल्तान की बेचैनी में शदीद इजाफा हो गया और उसने कुछ करने की ठान ली। रात धीरे धीरे सरक रही थी और यादों की एक एल्गार इसके जहन पर हावी होती जा रही थी। कहाँ से चला था और कहाँ से होते हुए किधर आ गिरा था। सुबह होने के करीब थी जब सन्नाटे को चीरते हुए अचानक ही एक आवाज़ सा पैदा हुआ और गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सुल्तान अच्छी तरह से जानता था कि ये आवाज़ डबल कैबिन गाड़ियों की डीजल इंजन की थी, जो शायद उसकी तलाश में सरगर्दा थीं। सुल्तान ने फ़ौरन से उठते हुए सबसे पहले आग बुझाई और फिर इस पर रेत डालते हुए पैराशूट तक आया और उसे जल्दी से लपेटते हुए दोनों चट्टानों के बीच में चला आया। वापसी पर उसने अपने कदमों के निशान मिटाना ना भूले थे। थोड़ी देर गुजरी होगी कि सुल्तान के खदशात हकीकत बनकर इसके सामने चले आए। ये दो गाड़ियों का काफिला था जो धीमी रफ्तार में इसके सामने से गुजरता हुआ थोड़ा आगे जाकर रुक गया। वो उसी की तलाश में दोबारा आए थे
और अब महज चंद फीट की दूरी पर खड़े अपनी कबायली ज़बान में एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुल्तान अगरचे बहुत सी ज़बानें जानता था, लेकिन इस ज़बान से उसे बहुत मामूली सी आशनाई थी, और वो भी इसके शौक़ की वजह से। शायद कोई कदीम ज़बान थी और कबायली थी, उसीलिए वो कुछ अल्फाज ही समझ पा रहा था। गाड़ी में से दो बंदे उतरे और चलते हुए उस चट्टान की जानिब आने लगे जिनके दरमियान वो छुपा हुआ था। सुल्तान ने अपना सांस मुकम्मल तौर पर रोक लिया था और पिस्टल को तैयार हालत में थाम कर आने वाले लम्हों के लिए खुद को तैयार करने लगा। सुल्तान के कहने पर तैमूर ने दोबारा से वो रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। अब की बार वो समंदर की तरफ से आसपास देखने लगे, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग थी इसीलिए जूम नहीं कर सकते थे। जैसे ही सैटेलाइट ने जहाज़ की जानिब फोकस करना शुरू किया तो एक जगह पर तैमूर ने वीडियो रोकने का इशारा किया। यहाँ, ये देख यहाँ किया है। मुझे ये कोई छोटी बल्कि बहुत छोटी आबादी लग रही है। वो स्क्रीन पर एक जानिब उंगली रखते हुए बोला, तो बिलाल ने उसे सॉफ्टवेयर की मदद से जूम किया, लेकिन मंजर वाज़ेह ना हो सका। जानी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिलाल हाथ खड़े करते हुए बोला। ये ज़रूरी है, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हालात होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि अब की बार हम लोग अपनी पूरी तैयारी से वहाँ जाएं। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो बिलाल उसे अजीब से अंदाज में देखने लगा। एक मर्तबा फिर से सिस्टम हैक करना होगा, बिलाल पुरइसरार लहजे में बोला, तो इमरान बीच में कूद पड़ा। भाई, अलर्ट लगा हुआ होगा। अब की बार सीधा AIS वाले हमारे इस ठिकाने पर आएंगे और हमें अपना मेहमान बनाने में उन्हें बिल्कुल भी दुश्वारी का सामना नहीं होगा। ये स्पेशल सिक्योरिटी का मसला है, जो रास्ता बच चुका वही बहुत है, अब कुछ और सोचो। इमरान चिढ़ते हुए इटली की सीक्रेट एजेंसी का जिक्र करते हुए बोला, तो बिलाल के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट छा गई। इमरान, कभी तूने सुना है कि एक ही दिन में 2 मरतबा स्पेशल सिक्योरिटी का मसला हुआ हो? बिलाल इमरान को बगौर देखते हुए बोला, तो वो नादानी से उसे देखने लगा। मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? इमरान अजीब से लहजे में बोला। अभी समझाता हूँ। इतना बोलते ही उसने दोबारा लैपटॉप से छेड़खानी शुरू कर दी। तो सामान रेडी कर, शायद हमें इसके बाद फौरन ही निकलना पड़े, बिलाल जल्दी से बोला। तो इमरान उठकर अंदर कमरे की जानिब भागा। बिलाल ने दूसरा कोड इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में लॉग इन किया और कुछ ही देर में सैटेलाइट एक मर्तबा फिर से उनकी दस्तरस में आ चुकी थी। वो लोग फौरन ही लोकेशन डालते हुए उस मकाम पर पहुंचे जहां जहाज गिरा था और फिर से नई जगह की जानिब फोकस किया। थोड़ी देर में ही मंजर वाज़ेह हुआ। एक खंडर नुमा इमारत थी जिसके बाहर से 2 डबल कैबिन गाड़ियां निकलते हुए सहरा की जानिब बढ़ रही थीं। बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे और जिन्होंने लोहे के ड्रम में आग जलाई हुई थी और रौनक लगी हुई थी। अभी वो इतना ही देख पाए होंगे कि राब्ता मुनक़ते हो गया और साथ ही इसका लैपटॉप जो कि हैक था खुद ही ऑपरेट होने लगा। तैमूर ने फौरन ही लैपटॉप हाथों में थामते हुए इसकी बैटरी निकाल दी। सालों ने हमारे वाली ही चाल चल दी। इमरान, जल्दी कर, हमें अभी निकलना है फौरन, बिलाल ने आवाज़ दी और अपना ज़रूरी सामान उठाते हुए बाहर की जानिब भागा। थोड़ी देर में ही वो इस इमारत से दूर होते जा रहे थे और रास्ते में इन्हें मुखालिफ सिमत से पुलिस की कई एक गाड़ियां सायरन बजाती हुई उसी सिमत जाती नज़र आईं जहां से वो आ रहे थे। शोर भी ऐसे मचा रहे हैं जैसे कह रहे हूं कि भाग जाओ, बिलाल हंसते हुए बोला। तो तैमूर ने गाड़ी की रफ्तार में मज़ीद इजाफा कर दिया, जो उनकी नई कारिस्तानी का मुंह बोलता सबूत थी। कुछ ही देर में वो लोग हार्बर पर पहुंच चुके थे जहां से वो किराए पर जहाज़ हासिल कर सकते थे। एक जहाज़ इन्हें पानी में खड़ा हुआ नज़र भी आ गया। ये एक छोटा जहाज़ था जो उन लोगों के लिए मौजूद था। पैराशूट वगैरह की ज़रूरत है या नहीं? तैमूर ने बाकी दोनों से कंफर्म करना चाहा। है तो सही, अगर हम लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन पर उतरना है तो, और अगर साहिल से होते हुए जाना है
तो जहाज़ वहीं समंदर में लैंड करना होगा। लेकिन जहां सुल्तान का जहाज़ गिरा था, वो जगह साहिल से अंदर सहरा में 12 किलोमीटर दूर है। तो देख लो कि सबसे बेहतर क्या हल है। इमरान दूर की कौड़ी लाया, तो वो दोनों सोचने पर मजबूर हो गए और फिर सर जोड़कर बैठ गए। दिन निकल रहा था और हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद जब वो लोग उठे, तो एक प्लान फाइनल हो चुका था और जिसकी वजह से उनके चेहरों से इत्मीनान झलक रहा था। वो दोनों अफराद सुल्तान से महज चंद फीट की दूरी पर थे कि इन्हें गाड़ी में से किसी ने आवाज़ दी। दोनों फौरन पलटे और तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ गए। थोड़ी देर में ही दोनों गाड़ियां वहां से निकलीं और तेज़ी से एक जानिब बढ़ गईं। सुल्तान थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर बाहर निकल आया। गाड़ियां जा चुकी थीं और उसके ख्याल में वो बाल बाल बचा था, वरना अगर यहाँ कुछ होता तो लाजमी सी बात थी कि उन सब लोगों ने सुल्तान के हाथों मारा जाना था। सुल्तान आराम से बड़े पत्थर पर चढ़ा और आंखों पर दूरबीन लगाते हुए जायजा लेना चाहा। हल्की रोशनी फैल गई थी और थोड़ी दूर उसे धूल उड़ाती गाड़ियां एक जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही थीं, जहां आग का एक छोटा सा अलाव रोशन था। यकीनन उन्होंने आग देखकर ही उधर जाने का इरादा किया था और यही बात अपने हक में बेहतर साबित हुई थी। गाड़ियां उधर पहुंचकर रुक चुकी थीं और अब वहां कार्रवाई जारी थी। सुल्तान सुकून से नीचे उतर आया और अपना सामान समेटने लगा। एक और दिन की आमद थी और आज के दिन इसकी किस्मत में ना जाने क्या लिखा हुआ था। कितनी मारा मारी और खूनरेजी थी, वो नहीं जानता था। अभी सुल्तान फारिग ही हुआ था कि उसका फ़ोन एक मर्तबा फिर से बज उठा। वो जानता था कि कौन होगा, इसीलिए बेफिक्री से कॉल अटेंड कर ली। हाँ सुल्तान, मैंने देखा है। मेरे ख्याल में वो कोई खुफिया ठिकाना है और अभी वहाँ से 2 डबल कैबिन गाड़ियाँ निकलकर उसी जगह की जानिब गई हैं जहाँ तेरा जहाज़ गिरा था। तैमूर इसे तफसीलात फराहम करते हुए बोला। आई थी इधर, मैं बरवक्त बचने में कामयाब हो गया और वो किसी और को पकड़ने आगे निकल गई हैं। तुम लोग किधर हो और क्या प्लान है? सुल्तान ने तैमूर से दरियाफ्त किया। हम लोगों ने जहाज़ वाले से बात कर ली है। अगले 2 घंटों में हम लोग वहाँ तेरे पास होंगे। तैमूर ये खुशखबरी सुनाते हुए बोला तो सुल्तान मुतमईन हो गया। मेरे ख्याल में तुम लोग उस जगह पहुँचो जिस जगह का तज़किरा अभी हो रहा था। मैं भी वहीं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल में डेविड वगैरह इनाया समेत उन लोगों के हथे चढ़ चुके हैं। उन कज़्ज़ाक़ों को ये भी पता लग चुका है कि उनके साथ एक और बंदा भी था और इसलिए अब वो लोग मेरी तलाश में यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं। सुल्तान ने अपना तज्ज़िया पेश किया तो तैमूर इसकी बात काट गया। यार, हम वहीं जंप करेंगे जहाँ तू मौजूद है। बस हमारा इंतज़ार कर और फिर हम लोग एक साथ इस जगह को भी देख लेंगे। तैमूर ने उसे समझाना चाहा। सारे एक साथ फंसे तो मारे जाएंगे। कोई चांस तो छोड़ो तुम लोग यार। एक फंस भी जाए तो उम्मीद तो होगी कि दूसरे उसे आकर बचा लें। तो मुझे लोकेशन भेज वहाँ की, बाकी मैं पहुँच जाऊँगा। सुल्तान ने तैमूर को समझाने की कोशिश की और वो समझ भी गया। ओके, तू निकल, हम लोग भी बस पहुँच रहे हैं। तैमूर ऐसे बोला जैसे कोई मसला ही ना हो। तो ऐसे बात कर रहा है जैसे लियाकत बाग से कमिटी बर्गर खाने जाना हो। इस संजीदा सूरत-ए-हाल में भी तैमूर लतीफ़ा छोड़ने से बाज नहीं आ रहा था। तैमूर ने बगैर कुछ कहे लाइन काट दी और सुल्तान धीमी रफ्तार से वापसी की राह हो लिया। काले चश्मे और स्कार्फ को अच्छी तरह से मुंह पर लपेट लेने के बाद वो मुतमईन हो गया था और बैग कांधे पर टांगे फासिला तय करने लगा। थोड़ी देर बाद सुल्तान के फ़ोन पर घंटी हुई और तैमूर ने उसे लोकेशन भेज दी। अपने फ़ोन में लोकेशन डालते हुए उसने सिमत का तयन किया और रफ्तार में तेज़ी पैदा करते हुए आगे बढ़ने लगा। इनाया की आंख सुबह देर से खुले थी। जब पूरी तरह से बेदार हुई तो उसे अपने पैर का ख्याल आया। इनाया ने उठने की कोशिश करने चाही
तो कामिल को अपने सर पर ही खड़े पाया। इनाया ने सख्ती से आंखें बंद करते हुए इसको दिल ही दिल में गालियां दी और फिर धीरे से आंखें खोल दी। मैं कब से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब कैसी हो तुम? कामिल ऐसे लहजे में बोला जैसे वो पैदा ही इसके लिए हुआ हो। ठीक हूँ, इनाया बस इतना ही बोल पाई और उठने की कोशिश करने चाहिए तो कामिल जो किसी मौके की ताक में था, उसे सहारा देते हुए उठाने लगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? इनाया ने मासूम शक्ल बनाते हुए कामिल की जानिब देखा और वो इस पर जान से फिदा होते हुए फौरन से उठा और बाहर की जानिब भाग गया। इनाया को अंदाज़ा हो रहा था कि वो इसके मामले में ठीक ठाक जज्बाती हो गया है। अब जो उसे दूध मलाई जैसी लड़की देखनी नसीब हुई तो ऐसी हालत तो फिर बनती ही थी। थोड़ी देर में वो खुद अपने हाथों में पीतल का थाल उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ और इनाया के सामने रखते हुए खुद भी बैठ गया। नोश फरमाओ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। कामिल इनाया को देखते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला तो इनाया खामोशी से थाल को देखने लगी, जिसमें खजूर, इनकी अपनी बनाई हुई मोटी सी रोटी, मक्खन और दूध का मर्तबान धरा हुआ था। इनाया ने खामोशी से खजूर उठाते हुए मुंह में डाली तो वो भी खाना शुरू हो गया। वो खुद चीज़ें उठाकर इनाया को दे रहा था, लेकिन इनाया का मकसद पेट भरना था, इसलिए खामोशी से सैर होती रही। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो रज के नाश्ता कर चुकी थी और अब मिट्टी के प्याले में बाकी दूध पी रही थी। जब कामिल इसकी जानिब देखते हुए पूछ बैठा, बेहतर है, लेकिन मुझे अभी आराम की ज़रूरत है। इनाया ने सब्र का मुजाहरा करते हुए सुकून से कहा तो वो हंस दिया। सफ़ेद दांत इसके काले चेहरे पर एक अजीब सा तासुर दे रहे थे। आराम करो और बस खाओ पियो। जब बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब हम लोग यहाँ रस्म अदा करेंगे और जश्न होगा। वो शायद पहले से ही सब कुछ तय कर चुका था, इसलिए इनाया से पूछने की बजाय बस बता रहा था। जवाब में वो खामोशी से सर झुकाए दूध पीती रही। बस एक बार मौका आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो लोग अकेले फैसले करते हैं उनका कैसा अंजाम होता है। इनाया धीमे लहजे में बोली तो कामिल ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाते हुए इसके कानों के पास झूलती लट को इसके कान के पीछे किया। क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी ज़बान समझ नहीं आ रही। कामिल बस इतना ही बोल पाया। इस बूढ़े ने मुझे अगवा किया और बड़े जुल्म किए हैं। तुम इसको छोड़ना नहीं कामिल, इसने मुझे बहुत बहुत डिस्टर्ब किया है। जहन में आए नए ख्याल के तहत इनाया ने अपनी बात का आगाज़ किया और डेविड की शान में कसीदे पढ़ने लगी। इससे तो मैंने बड़ा पुराना हिसाब चुकाना है। तुम देखना इसका कैसा इबरतनाक अंजाम होता है, और वो भी तुम्हारी नज़रों के सामने। पहले इसके सामने हम दोनों की शादी होगी और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। कामिल की सोई अभी तक इससे शादी पर ही अटकी हुई थी। इनाया ने खामोशी से दूध का प्याला ख़त्म किया और तकिए से टेक लगा कर बैठ गई। तुम रुको, मैं तबीब को भेजता हूँ। 1-2 दिन मज़ीद दवाई खाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कामिल बर्तन उठाते हुए बोला और बाहर निकल गया। कैसे कैसे नमूने मिल रहे हैं, पहले वो बाबा जी और अब ये साईं हबशी। पता नहीं और कौन कौन से आइटम देखना मज़ीद रह गया मेरी ज़िंदगी में। इनाया अफसोस भरे लहजे में बोली और तबीब का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वो आया और इसके पाँव का जायज़ा लिया। फिर वही कल वाला अमल दोबारा से करते हुए पाँव पर मरहम लगाकर पट्टी तब्दील की और काढ़ा इसके हाथ में पकड़ाते हुए बाहर निकल गया। उसके जाते ही कामिल दोबारा से अंदर चला आया और इनाया के सामने बैठते हुए फिर से इसके दीदार में मसरूफ़ हो गया। वो चुपचाप आंखें बंद किए लेटी रही कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कामिल इसके बहुत करीब है। इतना कि उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।
ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।